गुड ओके, इवनिंग। तो कल कल मैंने कहा था कि हम आज जोडियाक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कल मैंने ये भी कहा था, इस किसने पूछा था कि ये हाउस वाला थोड़ा डीप में समझाओ आपके क्यों। मेन तो ये कि क्यों गुड है 10th हाउस, 11th हाउस। ओके, पर जब मैंने जैसे कि कहा कि पूरा कोर्स पूरा होगा, मतलब सब कुछ पूरा होने के बाद हम कम से कम 7-8 कुंडलियाँ देखेंगे। तो वो टाइम पे जब हम ये सब ये जो सारे कंसेप्ट है वो टाइम पे क्लियर होंगे। ओके, अभी मैं समझाऊंगा तो थोड़ा ऊपर से ही जाएगा, पर वो टाइम पे अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, अभी आपको अपनी ओर से, मतलब खुद को अगर समझना है तो आप समझो। मैं एक हाउस से समझा देता हूँ, उसी हाउस को मान के आप चलो। एक हाउस को समझा देता हूँ कि 9th हाउस का है। कि 9th हाउस है वो क्या है? धर्म का भाव है, और अ, धर्म है, हायर लर्निंग है, वैल्यूज है, एप्टीट्यूड है। तो वो सब स्पिरिचुअल टेंडेंसी है। अभी आप देखो, मोस्टली हमने देखा था कि मर्क्यूरी और वीनस है वो मटीरियलिस्टिक प्लेनेट है। ओके, तो ये 9th हाउस की जो भी सारी चीजें हैं उसमें देखो, मर्क्यूरी और वीनस है वो ठीक नहीं आ रहे हैं, वो तो मटीरियलिस्टिक है। क्योंकि 9th हाउस क्या है? स्पिरिचुअलिटी का है, एथिक्स क्या है, मोरल वैल्यू का है। ओके, पर मर्क्यूरी और वीनस का वो काम नहीं है। वीनस को तो एंजॉय करना है, मर्क्यूरी का भी सेंसुअल, मर्क्यूरी और वीनस है वो सेंसुअल है। ओके, इसलिए वो अच्छे नहीं है। जबकि जुपिटर, सन एंड मून, ये तीनों प्लैनेट है, ये एथिक्स वाले हैं, अच्छे गुणवान है। ओके, स्पिरिचुअल टेंडेंसी है उनकी, इसीलिए वो 9th हाउस में अच्छे है। तो सभी घर का इसी यही रीजन है कि जो घर में जो चीज आ रही है, ओके, तो वो वहां उसके लिए मैच हो रही है कि नहीं हो रही है उसे, तो इसलिए वो प्लेनेट वहां अच्छा नहीं है और कुछ प्लेनेट है वो वहां अच्छे है। ओके, जैसे कि यार 10th हाउस है वो क्या है? मेहनत का हाउस, कर्मा करना है, मतलब अपने कैरियर में। तो कैरियर के पीछे काम करे ऐसे प्लेनेट सैटर्न, सन और मार्स है। जबकि जुपिटर है वो सिर्फ धर्म का काम करेगा, लेकिन जो कैरियर वाला काम है वो नहीं करेगा। वीनस तो करेगा ही नहीं। ओके, एक टाइम पे यहाँ मर्क्यूरी भी अच्छा है, क्योंकि मर्क्यूरी भी काम कर ले, उसको भी काम करना है, ओके, अपने कैरियर के लिए। वीनस तो करेगा नहीं, उसको एंजॉय करना है। और मून भी इमोशनल है, तो उसका फोकस है वो इमोशन पे होता है। ओके, इसलिए 10th हाउस है वो ये इतने प्लेनेट पे अच्छा नहीं, इतने प्लेनेट के लिए अच्छा नहीं है। चलो अभी देखते हैं। तो मैंने कहा था कि दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक एज पर एलिमेंट और एज पर नेचर। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है। ये तीनों राशियां है वो अर्थ एलिमेंट की है। तो इसीलिए ये वाली राशियां है वो कैसे होते हैं? ग्राउंडेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। इनका मेन फोकस है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाना अपनी लाइफ में। ओके, तो अगर प्योरली, जैसे कि मैंने हर हजार बार कहा है कि कोई भी राशि है वो राशि का गुण उसके अंदर नहीं आएगा, कोई भी राशि हो। और मान लो कि अगर किसी पर्सन के अंदर टॉरस प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट होना मतलब क्या कि ज्यादा है, उसकी असर ज्यादा है। तो ऐसे लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे ज्यादा उसका ध्यान रहेगा, उसका फोकस। ओके, जैसे कि अर्थ अर्थ के पास क्या है? धीरज है। तो ऐसे लोगों के पास धीरज भी होगी, पेशेंस भी होगा, ये राशियां के पास। उसके बाद है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो वाटर का काम है इमोशन और इंट्यूशन। ओके, तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है इनका, मेन फोकस है इमोशन पे और रिलेशन पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस पे। उसके बाद है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में आते हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो ऐसे लोग काफी लॉजिकल होते हैं, एयर एलिमेंट है इसलिए। ओके, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, इसलिए डिसीजन ले नहीं पाते और फिकल माइंड भी होता है। तो एयर एलिमेंट क्या देता है? कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड वर्साटिलिटी। इसका मेन फोकस क्या है? टू टू मेक आइडिया और टू गिव सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, क्यों? क्योंकि एयर एलिमेंट है। कुछ भी ऐसा सोच समझ के, बहुत ही डीपली सोच कर कुछ ना कुछ वो निकालेगा ही निकालेगा, कुछ सॉल्यूशन निकालेगा। हेलो।
हेलो। हाँ। ओके। तो ये है एयर एलिमेंट का। 2 मिनट, थोड़ा काम बता देता हूँ। ओके, उसके बाद है फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट में एरीज, लियो और सेजिटेरियस आते हैं। तो फायर एलिमेंट की वजह से ऐसे लोग पैशन वाले, पैशन, एनर्जेटिक, डेयरिंग और क्रिएटिव होते हैं। और एक और चीज भी होती है, क्या है, मोटिवेशन भी होता है इनके पास, मोटिवेटेड भी होते हैं। नॉन स्पॉन्टानियस होते हैं, इंस्पिरेशन भी होती है, मोटिवेशन भी आ गया। एंड इनका मेन फोकस क्या है, टू अर्न नेम एंड फेम। ओके। एक और एलिमेंट आता है, स्पेस एलिमेंट आता है। पर स्पेस क्या है, स्पेस मतलब कुछ नहीं होना। ओके। तो स्पेस एलिमेंट से कोई राशि नहीं बन सकती, ओके, क्योंकि स्पेस, हमारा बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बना है। वो तो मालूम है ना, ये 4 एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। अभी आप सोचो कि हमारा बॉडी है वो, उसमें स्पेस भी आता है एलिमेंट, तो स्पेस कहाँ होगा। कभी ना, चलो मैं एक बात बोलता हूँ, कभी कभी हमें पैसा चाहिए। यस। ओके, जीने के लिए, इसका मतलब ये है कि हमें अर्थ एलिमेंट चाहिए, क्योंकि अर्थ एलिमेंट से पैसा आता है। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद है हमें इमोशन चाहिए, रिलेशन चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, जिन्हें हम प्यार करते हैं वो हमारी लाइफ में होने चाहिए। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो वो वाटर एलिमेंट है। हालांकि जो पानी पीते हैं वो भी वाटर एलिमेंट में आएगा, और जो हम खाते हैं फूड वो भी अर्थ एलिमेंट में आएगा, क्योंकि वो अर्थ से बना है राइट। यस। अभी इसके बाद है कि क्या हमें थिंकिंग, थिंकिंग तो हमें चाहिए ही, कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है। कम्युनिकेशन के बिना क्या हम जी सकते, नहीं। और हवा के बिना भी नहीं जी सकते। तो एयर एलिमेंट आ गया। फायर एलिमेंट कब चाहिए कि मेनली खाने में, तो अगर सोचो अब खाना पकाना है तो फायर की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से फायर एलिमेंट भी चाहिए। और फायर एलिमेंट, नेम फेम के अलावा रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो रिस्पेक्ट है वो फायर एलिमेंट की वजह से आते हैं, हमारे अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो। तो स्पेस कहाँ से आ गया, स्पेस कहाँ आ रही है, स्पेस कहाँ आता है, मतलब ये तो हमने देख लिया, वाटर यहाँ आ रहा है, ये एयर यहाँ आ रहा है, फायर यहाँ आ रहा है, अर्थ यहाँ आ रहा है, तो स्पेस कहाँ आ रहा है। इन सबको मिला के स्पेस बनेगा। हाँ, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे स्पेस चाहिए, यस। वही स्पेस है। ऐसा समझ लो कि वही स्पेस है। मतलब कि जो टाइम पे हमें रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, किसी खाना भी नहीं चाहिए। थोड़ा मेंटल पीस के लिए स्पेस चाहिए बस। हाँ, तो तब तब हम बोलते हैं ना स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस वाला वही स्पेस है कि जब हमें अकेला रहना हो, अकेलापन, वही स्पेस है। और अगर हम बॉडी की बात करें, तो कभी कभी हम फास्ट रहते हैं, फास्ट, तो वो फास्टिंग भी है ना। जब हम फास्ट रहते हैं ना, तो हमारे अंदर हमारे बॉडी को स्पेस एलिमेंट मिलता है। क्यों, क्योंकि बॉडी में अगर कुछ जाएगा नहीं, तो बॉडी के अंदर स्पेस बनेगा सारे ऑर्गन में। जब भी हम खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो उससे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के सारे जो ऑर्गन है वो काम पे लग जाएंगे, और उस तो मतलब कि उसमें फिर स्पेस कहीं होगी नहीं। पर जब हम कुछ खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन में स्पेस बन जाएगी, उनको स्पेस मिलेगी। तो फास्टिंग है वो स्पेस है। इसलिए अगर हमारा बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बना है, तो फास्टिंग इज नेसेसरी, क्योंकि अगर फास्टिंग आप नहीं करोगे, तो आपके बॉडी को कभी भी स्पेस एलिमेंट नहीं मिलेगा। समझ में आया। यस सर। और उसी तरह वो वाला स्पेस भी आपको ऑलवेज लेते रहना है, जो हम कहते हैं ना कि मुझे स्पेस चाहिए, वो भी स्पेस आपको लेते रहना है। अदरवाइज स्पेस एलिमेंट की कमी आएगी आपके अंदर। ओके। तो ये एस्ट्रोलॉजी से हटके हटके वाला टॉपिक था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, और आप जानोगे तो आप
बहुत आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने आपको बताया। चलो आप और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, जोडियक का क्लासिफिकेशन एज पर देयर नेचर। कल मैंने बताया था कि कुछ राशियां है वो मूवेबल है, मूव करती है, कुछ राशियां है वो स्टेबल है, और कुछ राशियां है वो ड्यूअल है, मतलब कि जब जरूरत पड़े तब मूव करती है और जरूरत पड़े तब स्टेबल हो जाती है। ओके, तो मूवेबल राशियां है वो एरीज है, कैंसर है, लिब्रा है एंड कैप्रिकॉन है। तो ये ऐसे राशियां वाले बहुत ही क्विक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। ओके, ऐसे लोग इनिशिएटर होते हैं, किसी भी काम इनिशिएटर होते हैं ये। तो एक एग्जांपल से समझाओ कि ये लोग मोस्टली ऐसी जॉब करेंगे कि जिसमें ज्यादा मूव करना हो, जैसे कि ड्राइविंग ड्राइविंग अगर ड्राइविंग का काम है तो उसमें तो मूव ही करना होता है, मतलब कि ऐसा ऐसा ही कोई काम होगा कि जिसमें मूव ज्यादा होना हो। फिक्स तो स्टेबल उसमें है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ये फिक्स जोडियाक है। तो ऐसे लोग डिटरमाइन होते हैं और स्टेबल होते हैं। ओके, तो ऐसे काम के जिस जहाँ बैठ के करना हो, ओके, कंप्यूटर वर्क है या ऑफिस में बैठकर काम करना हो, वो सारे काम है वो फिक्स ऐसे राशियां करेगी। या आप इसको इस तरह से मूवेबल, मतलब हमने कहा ना कि मूव करो मूव करो, वो वाला मूव। फिर स्टेबल मतलब अभी यहाँ फिक्स हो जाओ, ओके, ये चीज में फिक्स हो जाओ तो वो स्टेबल है। अभी ड्यूअल है, मतलब ड्यूअल में जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस और पाइसिस। तो ये इसीलिए ये जब चाहे वो अगर जरूरत पड़े तो मूव भी करते हैं और जरूरत पड़े तो फिक्स भी हो जाते हैं। मतलब कि अगर जरूरत पड़ी तो मूव वाला काम भी करेंगे, मतलब ऑलराउंडर की तरह। इसीलिए ये लोग बहुत ही वर्सेटाइल और रिसोर्सफुल होते हैं। अभी एक किसी एक काम से इसको समझते कि कोई भी काम है ना, उसको शुरुआत कौन करेगा, मूवेबल वाले करेंगे, फिर उसको अंत तक अंत तक कौन पहुंचाएगा, फिक्स्ड जो, ड्यूल वाले। और फाइनल टच है वो म्यूटेबल वाले देंगे। ओके, अभी ये सब में इसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। यहाँ देखो कार्डिनल में है कि ये लोग ऐसे लोगों के पास पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि मूव करना है, जल्दी से मूव करने वाली राशि है तो पेशेंस नहीं होगा। ये है डिटरमाइन एंड स्टेबल है, तो ये लोग है वो जिद्दी होंगे, ये वाली राशि है वो। फिर ये राशि है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ओके, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने से स्टेबल नहीं होते, मतलब कि ये राशिया वाला है ना वो कभी स्टेबल नहीं होते, मोस्टली ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि काम है वो अपना बदलते रहते हैं, तो काम अगर बदलते रहेंगे तो स्टेबल तो होंगे नहीं। ओके, तो वो है प्रॉब्लम। ये सब चीजें हमने वो उसमें देखा, पीपीटी में देख ली है जोड़िया का। ओके, अब हर राशि का वो अगर ये लेटर से स्टार्ट होता हो तो ये राशि मानी जाती है। अगर ALEIO से नाम अगर स्टार्ट हो रहा है तो मेष राशि होती है। BVUW क छ ग Q C से हो तो जैमिनी राशि होती है। ये है ना, ये इसका हिंदी नाम है। ओके, हिंदी या संस्कृत नाम है इसका। मेष, वृषभ, कर्क में DH, सी राशि में MT, कन्या में PT, और तुला में RT, वृश्चिक में NY, सेजिटेरियस में BH, या सिर्फ बी का भ, मतलब अगर BH का अगर हम बोले तो भ होता है, और DH का होता है ध और फ और F, मगर KH का होता है ख और झ, तुम का होता है GSSH, ग स स स, ऐसा मीन है। तो DCHZTH, ओके, मतलब द च ज थ, ऐसा होता है। इसी तरह ये जैसे इंग्लिश में ये टेबल है जिस तरह से, उसी तरह से ये हिंदी में टेबल है कि अगर मेष राशि है तो अगर किसी का राशि मेष है तो पहला अक्षर ये होना चाहिए।
ओके, पर मान लो कि चू चे चो से पॉसिबल नहीं है तो आप चिराग भी रख सकते हो, चिरायु भी रख सकते हो। ओके, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि चू से ही नाम रखे या चे से या चो से। पर मान लो कि च से रखना है तो आप देखा होगा कि चिराग नाम होगा। ओके, चिरायु होगा, नहीं सॉरी, हाँ आप अगर मीन में देखोगे तो ची आएगा। हाँ, अगर च और ची से नाम है तो वो मीन में आ जाएगा, पर ये है तो वो मेस में आएगा, ऐसा है। तो ये भी आप देख लेना। ओके, उसके बाद है एक्सल्टेशन एंड डेविलेशन ऑफ प्लैनेट। कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि उच्च का है प्लैनेट या नीच का है प्लैनेट। सुना है ना कि ये प्लैनेट उच्च यस का सर। है। हम्म। Yes, sir. तो हर प्लैनेट की कोई एक राशि में नीच का होता है और कोई एक राशि में उच्च का होता है। जैसे कि सूर्य है वो एरीज राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री में। बहुत ही, अभी मैंने डिग्री वाला तो चीज है वो समझाया ही नहीं था, नहीं तो डिग्री वाला समझाना पड़ेगा। नहीं समझा सर। हाँ, डिग्री की वाला चीज है वो समझाना पड़ेगा। आंसर सर्कल, से इसमें सर्कल नहीं है कहीं पे। तो इसको ही ले लेंगे, कोई बात नहीं। हो गया सर्कल। Yes. यस सर। तो हमारा ब्रह्मांड है वो ऐसा सर्कल है, 360 डिग्री का है। Yes, sir. तो 360 डिग्री को अगर 12 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना डिग्री होगा? 30 degree. 30 डिग्री होगा। ओके, तो पूरा ब्रह्मांड यही है कि ये हम आकाश में जो भी देख रहे हैं ना 360 डिग्री को, उसमें ये आकाश में ही राशियां है, उसका बाहर पार्ट है। तो मान लो कि अभी हम चंद्र को कहीं पे भी देख रहे हैं, तो चंद्र जहां भी है वो वाला पार्ट जो जोड़िया में आएगा, वो जोड़िया अगर हम कुंडली बनाएंगे आज की तो उसमें आएगा। पर हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि जो अभी स्पेस में मतलब कि एरीज कहाँ है। नहीं सॉरी, हाँ, एरीज है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होता है एरीज का। ओके, तो ये इस तरह से हमारा ब्रह्मांड है। हमारा जो ब्रह्मांड है वही वो 12 राशियों से ही बना है। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, तो हर राशि है वो 30 डिग्री की है। अगर इसमें हम कहें पहली पहली 1 से 30 तक जो डिग्री है वो किसकी है? एरीज की है। 31 से 60, Taurus. नहीं 30 से कहूंगा मैं। ओके, इसी तरह आप लास्ट में आप जाओगे इसी तरह से आप, तो 360, 330 से 360 आपको क्या मिलेगा? Pisces. आईसीस मिलेगा। मान लो कि यहाँ 1 डिग्री है, तो यहाँ क्या होगा? 80 डिग्री होगा। 180। हाँ, उसी तरह मान लो कि यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। यहाँ क्या होगा? 180 होगा, और यहाँ क्या होगा? 3। ओके। ओके, चलो, तो ये डिग्री का आपको समझ में आ गया। तो मतलब कि ये है कि सूर्य है ना एरीज राशि में 10 डिग्री पे बहुत ही डीप एक्सोल्टेड होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी
सूर्य है वो 2 डिग्री पे है एरीज में, तो वो उच्च का रिजल्ट नहीं देगा, उच्च का रिजल्ट देगा। ओके, लेकिन 100% कब देगा, अगर 10 डिग्री पे हो तो। अदरवाइज वो 70 to 80% तो देगा ही देगा। आई बात समझ में? जी सर। हाँ, उसी तरह मून है वो टॉरस में 3 डिग्री पे होगा, तब वो एक्सोल्टेड होगा, डिपेस्ट, मतलब उसके पीक पे। 3 डिग्री। मार्स है वो कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री पे, मर्क्यूरी है वो वर्गो में 15 डिग्री पे, जुपिटर है वो कैंसर में 5 डिग्री पे, विनस है वो पाइसिस में 27 डिग्री पे, सैटर्न है वो लिब्रा में 20 डिग्री पे। ओके, अभी खास बात यह है कि जो भी प्लैनेट जो राशि में उच्च का होता है वही उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट राशि में नीच का होता है। अभी एक दूसरे की ऑपोजिट राशि कौन सी है? टोटल 12 राशियां है, तो एक नंबर के सामने ऑपोजिट कौन सी आएगी? 7 नंबर की, 2 नंबर की, लिब्रा। 8 नंबर की। ओके, 3 नंबर के सामने 9, 4 नंबर के सामने 10, 5 नंबर के सामने 11 और 6 नंबर के सामने 12। ओके, 12। सन एरीज में उच्च का है तो देखो लिब्रा में 10 डिग्री पे नीच का है। उसी तरह मून है वो टॉरस में 3 डिग्री पे उच्च का है, तो स्कॉर्पियो में 3 डिग्री पे नीच का है। उसी तरह मार्स कैप्रिकॉर्न में उच्च का है, तो कैप्रिकॉर्न के सामने कैंसर है, वहां नीच का है। मर्क्यूरी वर्गो में उच्च का है। मर्क्यूरी का बहुत ही अलग है कि वो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, मतलब कि सिर्फ मर्क्यूरी ही ऐसा है कि वो अपने ही राशि में उच्च का होता है, अदरवाइज बाकी सारे प्लैनेट है वो दूसरों की राशि में उच्च के होते हैं। तो मर्क्यूरी वर्गो में उच्च का है तो उसके सामने पाइसिस है, वहां वो नीच का है। विनस पाइसिस में उच्च का है, तो पाइसिस के सामने वर्गो है, उसमें नीच का है। और सैटर्न है वो लिब्रा में उच्च का है, तो सैटर्न एरीज में नीच का है। ओके, तो अभी ये क्या है कि इसका मतलब कि ये प्लैनेट है ना वो, मान लो कि कोई भी प्लैनेट है वो उच्च का हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है। पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये एक चीज, मतलब कि ये एक सिर्फ पैरामीटर नहीं है कि जहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि प्लैनेट है वो बहुत अच्छा है या बुरा है, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सर हाँ, क्या बोल रहे हैं, किसी कुछ पूछा? सर हम्म, सर सन अगर लिब्रा में 10 डिग्री से ज्यादा है तभी वो डेबिलिटेटेड होगा। हाँ डेबिलेटेड होगा। 10 डिग्री से अगर ज्यादा है। हाँ, ठीक। मतलब ये डिग्री से अगर 15 डिग्री हटके है, हाँ जी। 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री अवे है, मतलब कि 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा। तो जो है तो फिर उसकी डेबिलेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। 15 डिग्री सर कितनी डिग्री बताया सर? सर कितनी डिग्री बताया? 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब 10 + 15 25 डिग्री। हाँ, और काम तो अगर उस तरफ जाए तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर माइनस में जाएंगे 15 डिग्री अवे तो फिर सूर्य है वो फिर वर्गों में चला जाएगा। हाँ सर। ओके, तो वो तो बाय डिफॉल्ट फिर वो वहां से तो वो डेबिलेटेड हो ही जाएगा, सॉरी डेबिलेशन में से निकल जाएगा, वर्गों में जाएगा तो। ओके, हाँ जी सर अब समझ आ गई। हम्म, अब देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट अगर एक्सोल्टेड हो तो क्या हो सकता है। तो सूर्य अगर उच्च का हो तो ऐसे लोग रॉयल स्टेटस होता है ऐसे लोगों का, किंग्स जैसी लाइफ जीते। ओके, बट याद रखना कि जो भी एस्ट्रोलॉजी में जो भी सारी अच्छी चीजें हम बता रहे हैं वो तभी होगी कि जब पूरी कुंडली स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ सूर्य स्ट्रांग होने की वजह से होने से ये सब चीजें नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक रूल तो पहले से बता ही दिया है कि पहला घर अगर वीक हो तो मतलब कि हम खुद वीक है, हमारा बॉडी वीक है, पहला घर वीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा बॉडी वीक है, तो मतलब कि फिर सूर्य उच्च का हो, मून उच्च का हो, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फिर। ओके, तो आगे मैं बताऊंगा। ओके, ऐसे बहुत सारे रूल है कि ये सारे जो भी अच्छे अच्छे योगा है वो तभी मैनिफेस्ट होंगे
ओके, जब कुंडली स्ट्रांग हो। पर मान लो कि सूर्य है वो नीच का है, तो ऐसे लोगों को लीगल मैटर से दूर रहना चाहिए। बहुत ही सेटबैक आएंगे, मतलब कि डाउनफॉल आ सकता है, गवर्नमेंट इश्यू हो सकते हैं टैक्स में, फादर के साथ रिलेशन अच्छा ना हो। ओके, क्यों? क्योंकि फादर का कारक है सूर्य। उसी तरह मून का देखते हैं, अगर मून है वो नीच का हो तो ऐसे लोगों को मूड स्विंग्स काफी होंगे। ओके, और उसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, और ये मूड स्विंग्स की वजह से उनका माइंड सेट है वो बदलता रहेगा। बट अगर उच्च का है तो ऐसे लोग लाइमलाइट में रहेंगे और नेम फेम होगा उनकी कैरियर में, और माता से खुशी मिलेगी। ओके, मंगल अगर उच्च का हो तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा, और अपने भाई से अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि भाई का कारक है, और सोसाइटी में अच्छा स्टेटस भी होगा। बट अगर मंगल है वो नीच का है तो स्ट्रगल रहेगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होगा सिबलिंग के साथ, और मतलब अपने भाइयों के साथ। ओके, जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। मर्क्यूरी अगर उच्च का है तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे और हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी, गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू मंत्रा। ओके, बट अगर मर्क्यूरी है वो नीच का हो तो कैलकुलेटिव वर्क में प्रॉब्लम आएगी, और अपने बहन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। जुपिटर अगर उच्च का हो तो ऐसे लोगों को विल रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान होगा, फाइनेंस फाइनेंस अच्छा होगा, अच्छे मेंटर मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे। पर अगर गुरु अगर नीच का हो तो फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगी, और पुत्र का सुख नहीं, मतलब पुत्र या मतलब संतान का सुख नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि संतान हो लेकिन उनसे सुख ना मिले। ओके, ऐसा भी हो सकता है। संतान का सुख उसका मतलब ये नहीं कि संतान का होना। ओके, संतान का सुख मतलब वो हो पर उनसे भी कुछ सुख मिले हमें। ओके, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि संतान तो है लेकिन उनसे कोई सुख नहीं मिल रहा है। ओके, राइट। उसके बाद है वीनस। अगर वीनस है वो उच्च का है तो ऐसे लोगों को लग्जरी मिलेगी, लाइफ में एंजॉयमेंट होगा, पार्टी होगी, लव एंड रोमांस होगा। बट अगर नीच का है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, एसेंस ऑफ लव नहीं होगा, एंड मैरिड लाइफ का भी सुख नहीं होगा। उसके बाद है शनि। तो शनि अगर उच्च का हो तो कैरियर बहुत अच्छी होगी, और स्टेटस भी होगा कैरियर की वजह से। बट अगर डेबिलेटेड हो तो फिर कैरियर में बहुत ही चैलेंजेस आएंगे, और रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आएंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि मान लो कि हम कोई व्हीकल में जा रहे हैं, और हमारी बाजू में से भी कोई मान लो कि बस जा रही है, और दोनों हम सेम स्पीड में है। ओके, तो क्या लगेगा कि मतलब एक एक जगह पे हम रुक गए हैं ऐसा लगेगा, या फिर ओके तो ऐसा लगेगा हमें। फिर मान लो कि अ, हमारी स्पीड ज्यादा बढ़ गई, तो बस है वो पीछे जाएगी, बस हमें पीछे जा रही है, वैसा वैसा दिखाई देगा, हाँ या ना बोलो। हम अगर हम आगे बढ़ गए तो हमारी यस स्पीड। सर। जी सर। जी दिखाई देगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि बस है वो उसने चलना बंद कर दिया है, वो तो चल ही रही है, पर उसकी स्पीड हमसे कम होने की वजह से वो पीछे जा रही है, वैसा हमें लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसने रिवर्स में लिया है, बस ने रिवर्स तो नहीं ली है। नहीं। समझ रहे हो? बस ने रिवर्स नहीं ली है, बस तो आगे ही आ रही है, लेकिन उसकी स्पीड हमसे कम है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जा रही है। उसी तरह रेट्रोग्रेड प्लैनेट में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी कोई प्लैनेट है वो हमारी पृथ्वी से मतलब ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो प्लैनेट तो आगे जा रहा है लेकिन हमारी पृथ्वी से हमें ऐसा दिख रहा है कि वो प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है। तो ऐसे प्लैनेट को रेट्रोग्रेड प्लैनेट बोलते हैं। आई बात समझ में? पर याद रखना, यस सर। ये नहीं है कि प्लैनेट है वो वहां पीछे जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है।
मतलब कि जिनको भी एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज नहीं होगा वो ऐसा ही समझते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब क्या, कि प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है, अब उल्टी चाल चल रहा है। ऐसा नहीं है, पर हमारी पृथ्वी से हमें ऐसा लगता है, क्योंकि उस तरह से हमारी पृथ्वी और वो प्लैनेट इस तरह से ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि हमारी अर्थ से वो प्लैनेट पीछे जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए वो प्लैनेट हमारे लिए उतने टाइम तक, फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे दोनों प्लैनेट, पृथ्वी और वो वाला प्लैनेट, कि वो प्लैनेट फिर आगे जा रहा है वैसा हो जाएगा फिर, इसलिए वो फिर नॉर्मल गति में आ जाएगा। तो इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो थोड़े टाइम के लिए रेट्रो हो जाते हैं। आई बात समझ में? पर यस सर। पर इसकी इफेक्ट है वो उसी तरह से रेट्रो, मतलब पीछे जा रहा, रेट्रो हो रहा है ऐसी होती है। ओके, रेट्रो जैसी हो जाती है, प्लैनेट तो आगे ही जा रहा है लेकिन रेट्रो जैसी इफेक्ट हो जाती है। तो वो हम देखेंगे कि कैसी इफेक्ट होती है, वो कल के क्लास में देखेंगे हम, कि हर प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रो होता है तो क्या होता है। ओके, और मैं एक एनिमेटेड वीडियो भेजता हूँ आपको, वो वीडियो देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी से कोई कोई प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है, वैसा क्यों दिखता है। सर ग्रुप में भेजेंगे? हाँ, ओके। ये चैनल पे आप जो देखोगे बहुत सारे कंसेप्ट है वो आपको इस तरह एनिमेटेड वीडियो से समझाया है, अब देखना। जी। हाँ, तो क्लास हमारा पूरा हुआ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर मुझे वो डिग्री वाला समझ में नहीं आया, बीच में कट गया था, नेटवर्क इशू था इसलिए मैं नहीं थी। हाँ, काम देखो आप, एक कल रिकॉर्डिंग देखना, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो हम सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, कल क्लास स्टार्ट होगा ना तब। मुझे वो समझना है, अगर 10 डिग्री है वो अच्छा है या बुरा है, वो समझ में नहीं आया। बैलेंस है या इनबैलेंस है, या उसका पावर ज्यादा है नहीं नहीं, या कम है। कोई भी प्लैनेट अगर 1 डिग्री से कम है, 1 डिग्री से कम है तो वो अच्छा नहीं है, और 29 डिग्री से ज्यादा है तो अच्छा नहीं है। अदरवाइज ये बाकी के सारे डिग्री में जहाँ भी प्लैनेट है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। ओके, कोई भी प्लैनेट 1 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 29 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कैंसर में अगर मार्स रहे तो 28 डिग्री में रहता है। हाँ, इसलिए तो बोला 28 डिग्री से, 28 डिग्री तक तो अच्छा है ना, 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 29 ओके। से ज्यादा 29 पॉइंट समथिंग होगा तब, और वन में वन से कम, मतलब 0.9 डिग्री हो तब, 1.1 डिग्री होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सर डिग्री कैसे पता चलता है, वो कुंडली में आ जाता है क्या, डिग्री लिखा अरे रहता है हाँ, क्या? हम वो भूल गए कि हाँ डिग्री आ जाता है, पर हमें वो देखो किसी ने याद भी नहीं करा है। आपको वो मैन्युअली कैसे बनाना है वो हमें देखना था सबसे पहले, कुंडली। तो कल आप देखना, ये डिग्री वाली चीज है वो देखना, अगर रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आता है तो वो देखेंगे, और मैन्युअली कुंडली कैसे बनाना है वो देखेंगे। सर इसको अगर एक एग्जांपल दे देंगे तो कुंडली निकल के डिग्री कैसे लिखा रहता है, क्या रहता है, वो समझना यही कह थोड़ा बेटर। यही सर कह रहे हैं कि मैं कल ये चीज समझाऊंगा बनाकर। देखो ये एक कुंडली है, हमने उसकी पीडीएफ निकाली है। आप एस्ट्रो सेज पे जाओगे ना तो देखो यहाँ ये लिखा है, देखो ये एक टेबल है। सन है वो वर्गों में 28 डिग्री पे है, मून है वो 4 डिग्री पे है, मार्स है वो 28 डिग्री पे है, मर्क्यूरी है वो 16 डिग्री पे है, जुपिटर है वो 15 डिग्री पे है, विनस है वो 23 डिग्री पे है, सैटर्न है वो 25 डिग्री पे है, राहु है वो 19 डिग्री पे है, केतु है वो 19 डिग्री पे है, यूरेनस है वो, यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो का तो हमें देखना नहीं है। ओके, और कौन सी ओके सर। राशि में है वो देखो, सन है वो वर्गो राशि में इतने डिग्री पे है, तो वो ओके लिखा सर। होगा। ओके। ओके सर। हाँ, सर वो उच्च नीचे वाला मुझे भी नहीं समझा, मेरी पूरी क्लास वो मिस हो गया वो, मैं बाहर से घर आ देखो रही हूँ। कोई भी चीज मिस हुई है वो तो मैं रिपीट नहीं कर सकता ना, वो उतना थोड़ा तो। सा बताइए ना सर। नहीं नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखो, कल समझ में नहीं आएगा तो बताऊंगा भाई। ठीक है। ठीक। ऐसा होता कि आपने वो पूरा
देख मतलब अटेंड किया है तो भी समझ में नहीं आता तो मैं रिपीट कर सकता, पर अटेंड किया सर, उतना ही पार्ट थोड़ा बाहर से घर आते तक हाँ मोबाइल बैग में हाँ, रहे। तो इसलिए इसलिए तो आप रिकॉर्डिंग देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली हम करेंगे, देखेंगे फिर। ठीक है। ये प्रोफेशनल कोर्स है ना सर? हाँ प्रोफेशनल है, मतलब तो आप आप इसके सब बाद आप डिटेल में बताएंगे ना, अभी जो क्लासेस स्टार्ट होगी फिर पेमेंट करने के बाद? हम्म, आप पूरा डिटेल में सिखाएंगे ना सर यही तो पेमेंट मैं का? बोल रहा हूँ 15 क्लास है, लेकिन ऐसा हुआ तो हम 20 क्लास तक जाएंगे, 22 क्लास तक जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, आप अच्छी तरह हाँ से सर, सीखेंगे। फास्ट में मत सिखाना और थोड़ा समझा के थोड़ा डिटेल में समझाना, मुझे और क्लास नहीं करनी है। नहीं नहीं, ये करने के बाद आपको कोई भी किसी भी तरह कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, छह हाँ महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर हाँ 6 महीने ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं। हाँ हाँ सर इसका सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा जी कुछ कोर्स करने के बाद? हाँ, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, अच्छा। मतलब कि जो भी पेड क्लास हो, पेड कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स मिलेगा। और मेरा पार्सल तो नहीं आया सर, पिछले अभी क्लास भी का नहीं आपने आया। बोला था, एड्रेस लिया था नहीं। हाँ तो आपको बताना चाहिए ना, चलो मैं कल कुरियर वाले से कांटेक्ट करके पूछता हूँ। हाँ मुझे याद भी नहीं था। हाँ, पूछता हूँ, चलो ओके। ठीक है सर, थैंक ओके चलो, अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है ना?